मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का टॉपिक किया था, राइट। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का टॉपिक हमने इनिशिएट कर दिया था, बट उस टॉपिक को पहले थोड़ा सा पीछे से रिकॉल करते हैं और फिर आने वाले आगे के जो रह गया है वो पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया था कि इसका मतलब है दैट बायोटेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग अस टू डिटेक्ट द डिसीज। अलग अलग टाइप की डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ टेक्निक्स बनाई हैं जिससे हम बीमारियों का आसानी से पता लगा सके। इसी तो आपको मैंने एक बताई थी कल, रेडियो एक्टिव प्रोब। इसमें आपने डाउट बताया है तो मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। रेडियो एक्टिव प्रोब क्या तरीका है? प्रोब्स आर सम स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड की कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, उसको हम प्रोब्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखिए क्या बोला गया है, कह रहे हैं मान लीजिए कोई भी डिसीज है, उस डिसीज की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है एंड वी नो दैट सीक्वेंस। हमें पता है कि कोई बीमारी है, बीमारी जो है उसका नाम है मान लीजिए ए डिसीज होती है, तो कंडीशन कुछ ऐसी आती है GCACT। मान लो डीएनए में ये सीक्वेंस होती है, इसका मतलब उस पर्सन को ए बीमारी हो गई। ओके, हमें पता है डिसीज की सीक्वेंस, हम क्या करेंगे, हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस तैयार करेंगे। जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए के कॉम्प्लीमेंट्री टी, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी एंड टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए। ये एक इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जो हमने तैयार की और इसको हम कहते हैं दिस इज प्रोब। प्रोब 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसेस को कहते हैं। हम इनको क्या कर रहे हैं, हम इनको रेडियो लेबल कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियो लेबल? मुझे आप लोगों को जब हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में आपने पढ़ा था तो आपको याद होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा, ऐसे वाला बैक्टीरियोफेज वाला। तो उसमें कहते थे कि जब हमें इसका प्रोटीन कंटेंट को रेडियो लेबल करना था तो हमने सल्फर यूज किया था, और जब इसके डीएनए को लेबल करना था तो हमने फास्फोरस यूज किया था P32। उसका रीजन ये बताया था कि जो डीएनए होता है इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बना है और न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस है। तो अगर आप रेडियो लेबल उसको फास्फोरस से करोगे तो जितने भी फास्फोरस है वो सब रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। यानी जैसे रेडियो लेबल चीजें शाइनिंग वाइनिंग शो करती है ना, रेडियो रेज निकलती है, सिमिलर काइंड ऑफ रेडियो एक्टिविटी विल बी शोन। तो हमने बच्चे एक डीएनए की सीक्वेंस, जो डिसीज की सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एक सीक्वेंस तैयार कर ली है और इस सीक्वेंस को हमने क्या कर दिया, हमने इसको रेडियो लेबल कर दिया है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इस रेडियो लेबल सीक्वेंस को अब हम जिस पेशेंट के अंदर है, जैसे मान लो मुझे डाउट है मेरे ऊपर कि भाई क्या मुझे वो डिसीज है, तो मैं क्या करूंगी, अपना सेल निकालना, उस सेल को मैंने बाहर कल्चर प्लेट पे ग्रो किया और फिर मैंने उसके अंदर ये प्रोब को ऐड किया, ठीक है। या फिर डीएनए निकाला और उसको कट किया, आप कैसे भी लगा लो, जेल पे चलाया, नायलॉन मेम्ब्रेन पे डाला जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, और फिर प्रोब डाला। यानी आपको चाहिए आपके पास डीएनए, जो पेशेंट है उसका डीएनए, और उसके डीएनए में आप डालो प्रोब। हम पेशेंट के डीएनए में प्रोब डालेंगे। बच्चे प्रोब कब बाइंड होगी, ये तभी बाइंड होगी अगर ये वाली सीक्वेंस उसके डीएनए में मिली। अगर ये बाइंड हो गई इसका मतलब ये सीक्वेंस डीएनए में प्रेजेंट है, और अगर डीएनए में ये सीक्वेंस प्रेजेंट है इसका मतलब उस पर्सन को डिसीज है। यानी अगर एक पर्सन के अंदर ऐसी कोई प्रोब बाइंड हो जाती है उसके डीएनए के साथ, इसका मतलब है दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसीज। अदरवाइज वो पर्सन को वो डिसीज नहीं है। तो प्रोब की बाइंडिंग कैसे पता लग रही है, रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, रेडियो एक्टिविटी शाइनिंग वाइनिंग, वहां पर वो रेडियो रेज निकल रही है, इसका मतलब प्रोब बाइंड हुई है। अगर प्रोब बाइंड हो तो डिसीज है, प्रोब बाइंड नहीं हुई तो डिसीज नहीं है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हमने किया, मतलब हमने बीमारी का पता लगाया। एक बार फिर से क्विकली बोलती हूँ, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में रेडियो एक्टिव प्रोब्स का मतलब है, प्रोब का मतलब है 8 से 12 न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, ठीक है। और इस सीक्वेंस के जो हमने सीक्वेंस तैयार की वो डिसीज की सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री थी। जिस पेशेंट पे जिसके ऊपर हमें डाउट है डिसीज का, उसके डीएनए में हम ये डालेंगे। अगर ये जाके बाइंड हो गई तो पता लग गया डिसीज है, अगर ये जाके बाइंड नहीं हुई इट मींस डिसीज नहीं है। बाइंड हो रही है या नहीं हो रही ये उसकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से हमें इजीली पता लग जाएगा। Done? ये तरीका है। एंड ऑब्वियसली बात है इन प्रोब्स वगैरह को बाइंड करना हम जो है
नॉर्मली आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस याद करो, वहां पे ब्लॉटिंग की थी हमने। क्या किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? किसी पर्सन का डीएनए निकाला था, फिर उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया था, फिर जेल पे चलाया था, और फिर जेल से उसको नायलॉन मेम्ब्रेन पे या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर किया था। और मेम्ब्रेन पे जब डीएनए आ गया था तब हमने उसमें प्रोब डाली थी। यहाँ पर भी तो हम ऐसा ही करेंगे। हम जो पेशेंट है उसका डीएनए निकालेंगे, उस डीएनए को फिर हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करने के बाद हम उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे चला के उसके बैंड सेपरेट करेंगे। आप ये सब जानते हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बैंड ट्रांस करने के बाद हम उसकी ब्लॉटिंग करेंगे, यानी कि उसको जेल से ट्रांसफर करेंगे नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पर। और अब इसके अंदर हम प्रोब ऐड करेंगे, और फिर जो प्रोब्स हैं वो बाइंड होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। प्रोब की बाइंडिंग के बाद हम उसको ऑटो रेडियोग्राफी, जिसका मतलब होता है कि हम यूवी रेडिएशन के अंदर उसको ऑब्जर्व करें। तो ये ब्लॉटिंग की यहाँ जरूरत पड़ती है। ब्लॉटिंग यानी कि जेल से जहां पर डीएनए सेपरेट किए हैं उस जेल से हमें नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने पड़ते हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट। सो ब्लॉटिंग कैन बी ऑफ डिफरेंट वेज। ठीक है, जैसे कि ब्लॉटिंग आपकी कैसी हो सकती है? देयर कैन बी सदर्न ब्लॉटिंग, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, सदर्न साइंटिस्ट का नाम है। सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए के बैंड्स के ऊपर वर्क हो रहा है, डीएनए के बैंड्स को शिफ्ट किया जा रहा है। देयर कैन बी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये साइंटिस्ट नहीं है, सिर्फ सदर्न साइंटिस्ट था, बाकी फिर उससे मिलते जुलते नाम दे दिए। ये आरएनए के लिए होता है, जब आरएनए के बैंड्स को हम ट्रांसफर करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे। देन देयर कैन बी वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं तो प्रोटीन के लिए है, राइट। तो ये बच्चे जब आप नोट्स में देखेंगे तो नोट्स में आपको बहुत शॉर्टली ये लिखा हुआ है, जस्ट लिखी हुई है कि प्रोब्स क्या चीज है या ये क्या है, बट ये एक्चुअली कैसे हो रहा है वो आपको खुद समझना है और आपको अपने एग्जाम में भी लिखना है। तो बेटर है कि समझ आ गया तो आप लोग अपनी नोटबुक्स में भी साथ के साथ नोट करें। ठीक है, एक ही लाइन मैंने आपको बताई है कि आपको क्या किया गया, डीएनए डाला, प्रोब बना के प्रोब उसमें डाली गई, प्रोब बना के डालने के बाद जो बाइंड हो गई तो ठीक है, डिसीज है। रेडियो एक्टिव प्रोब बाइंड नहीं हुई तो इसका मतलब है उस पर्सन को डिसीज नहीं है। नाउ विवेक वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन। विवेक, रौनक, वीडियो ऑन नहीं हुई तो बच्चे रिमूव कर दिए जाओगे, एक बच्चा भी रिमूव भी किया गया है and he or she is messaging on group that मेरी वीडियो ऑन हियर या जो भी है, बाद में मत कहना। विवेक, यू वांट्स टू आस्क समथिंग? एक हमने पढ़ा रेडियो एक्टिव प्रोब्स, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। उसके बाद जो सेकंड आपको कल पढ़ाया गया था दैट इज पीसीआर। पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू एम्प्लीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो कभी कभी ऐसी बीमारियां होती हैं कुछ जो बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद भी डिटेक्ट हो पाती हैं। इनिशियल स्टेजेस में हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते उसको कि वो है या नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम है, तो हम उसको डिटेक्ट करने में हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो पीसीआर टेक्निक से अगर हमें किसी पेशेंट का अंदर ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर ऐसी सीक्वेंसेस है दैट वी वांट कि हम डायग्नोस कर लें, तो हो सकता है मान लो किसी पर्सन को एड्स हो जाता है पर उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे आ रहे हैं, बट डॉक्टर्स जब उसका टेस्ट कराते हैं तो वो एचआईवी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो हम पीसीआर की हेल्प ले सकते हैं। पीसीआर टेक्निक से हम उसके जीन्स को निकाल के बहुत ज्यादा टाइम एम्पलीफाई कर सकते हैं, और जब ज्यादा टाइम एम्पलीफाई कोई चीज हो जाएगी तो ऑफकोर्स इट कुड बी इजिली डायग्नोज। तो इस तरीके से हम उसको इजिली डायग्नोज कर पाएंगे। इज इट क्लियर? तो तीसरी आपकी टेक्निक है एलाइजा। एलाइजा होपफुली आपने पढ़ी होगी जब आपने चैप्टर जूलॉजी के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ा है, वहां पर एलाइजा का नाम आपने सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म है आपकी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, दिस इज एलिजा।
तो क्या ये टेक्निक है, ये मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, ठीक है। इसमें आप देखिए क्या है, ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन है, मान लो मैं कहती हूँ मेरे अंदर डिसीज है या नहीं है, कैसे पता लग सकता है मुझे, एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से। कैसे? अगर मुझे डिसीज हुई तो यानी कोई पैथोजन मेरी बॉडी में गया, अगर पैथोजन मेरी बॉडी में गया यानी मेरी बॉडी के अंदर मुझे उसका एंटीजन मिलना चाहिए। यानी जब मैं डायग्नोज कर रही हूँ तो मैं टारगेट रख सकती हूँ कि मैं एंटीजन को ढूंढूं कि क्या उसकी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में वो एंटीजन है। अगर उसकी बॉडी में वो एंटीजन है तो इसका मतलब उसको वो डिसीज हुई थी, राइट। तो हम एंटीजन डायग्नोज कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका, अच्छा आप कहोगे अब एंटीजन कैसे डायग्नोज करो, आप उस एंटीजन के लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी डाल दो, आपको पता लग जाएगा, राइट। और एंजाइम्स डाल दो साथ में। अच्छा, या फिर क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर वो गया हो पर उसकी बॉडी ने इम्यूनिटी शो की हो, उसकी बॉडी ने उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाई हो और उसको किल कर दिया। मुझे आज के जितने भी टॉपिक्स है वो सुनने वाले ज्यादा हैं, तो प्लीज अच्छे से सुने, उसकी डिटेल आपको खुद लिखनी है नोट्स के अंदर। यू हैव टू राइट इट योर ओन, सो लिसन केयरफुल। मैं कह रही हूँ किसी पर्सन को डिसीज है तो हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं वो सुनिए। मैंने कहा इफ अ पर्सन इज डिसीज, आइदर यू विल फाइंड द एंटीजन इन बॉडी, बिकॉज अगर एंटीजन अंदर गया होगा तभी तो उसे बीमारी हुई होगी, तो या तो उसकी बॉडी में एंटीजन मिल जाएगा या फिर उसकी बॉडी में उसके अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडीज मिल जाएगी। दो में से एक चीज तो जरूर मिलेगी, आइदर एंटीजन यू विल गेट और यू विल गेट द एंटीबॉडीज। तो हम एंटीजन या एंटीबॉडी को चेक करेंगे। एंटीजन मिला तो भी उसको बीमारी हुई थी, एंटीबॉडी मिली तो भी उसको बीमारी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज से देख सकते हैं, इवन ना बहुत सारी बीमारियां एक्चुअल में इस तरीके से की जाती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से। अभी कुछ टाइम पहले एक इंजेक्शन लग रहा था, आप लोगों को सभी को लगा था, स्कूल्स में भी लगाया गया था। आ, मुझे याद नहीं आ रहा किस चीज का लगा था। और वो जो डिसीज है, किसी को याद आ रहा है तो बताइए। वो जो डिसीज है ना उसको भी डॉक्टर्स इसी तरीके से डायग्नोज करते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, यश को याद है, यश? हाँ जी। इसका मतलब हुआ उस पर्सन के अंदर जिसकी रिपोर्ट में लिखा है रुबेला, यहाँ लिखा है आईजी, इट इज नॉट एलाइजा बट एक सिमिलर से पैटर्न है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ। तो रुबेला लिखा है, आईजी लिखा है और यहाँ पर कुछ अमाउंट लिखा है, मान लीजिए यहाँ लिखा है 40 to 60 उसकी यूनिट लिखी हुई है। और यहाँ पर लिखा है कि एक ये आपकी नॉर्मल पर्सन में मिलने वाले अमाउंट से ज्यादा है। इसका मतलब है उस पर्सन के अंदर रुबेला की एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा मिल रही है। तो रुबेला की एंटीबॉडी उसको क्यों मिली होगी उसकी बॉडी में, इसका मतलब उसकी बॉडी में कभी रुबेला का इन्फेक्शन बहुत सीवियर रहा होगा, तभी तो बॉडी ने उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाई है कि नहीं। तो ये एक तरीका है, मतलब मैं आपको वैसे बताना चाह रही हूँ कि इसमें भी हमने एंटीबॉडीज को चेक करके आइडिया लगाया कि उस पर्सन को उसका इन्फेक्शन हुआ था। बट अगर उसके अंदर अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी है, इसका मतलब उसको ठीक से उसको इम्यूनिटी शो कर पा रहा है। तो वी वर टॉकिंग ऑफ एलिजा मेनली। तो एलिजा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी का इंटरेक्शन ही चेक करते हैं। हम देखते हैं पेशेंट में या तो एंटीजन मिले या फिर पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी मिले, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर पेशेंट के अंदर मिलेगी तो इसका मतलब है वो जो पेशेंट है उसको वो बीमारी हुई थी। और अब यहाँ पर कैसा चेक करते हैं, इस एंटीजन एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये टेक्निक थोड़े हायर लेवल पर ज्यादा आती है, आप थोड़ा बेसिक सा आइडिया रखो, बस एंटीजन एंटीबॉडी इंफेक्शन देख रहे हैं और इनको एंजाइम से लिंक करते हैं और एक कलर डालने वाला सब्सटेंस रखते हैं, उस कलर के चेंज के अकॉर्डिंगली आइडिया लगता है कि उसको वो बीमारी है या नहीं है। तो आपकी बुक्स पे भी लिखा हुआ है एलिजा इज ए बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एंड इट कैन डिटेक्ट इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम की मदद से बहुत थोड़ा बहुत भी एंटीजन एंटीबॉडी हुआ बॉडी में तो ये वो भी डायग्नोस कर सकती है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क्स के हिसाब से पूछा जा सकता है
कौन सी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक है जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो ये 3 तरीके हो गए। यहाँ पर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आप जरूर याद रखेंगे। द टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल बिगिन अनदर टॉपिक, जो वैसे आज मेरा मेन टॉपिक होना चाहिए था, बट हमारा टाइम इसी में लग गया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। योर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसजेनिक एनिमल। ये ना पूरा टॉपिक काफी सिमिलर सा है, सो ध्यान से सुनिएगा, आपको लिखना भी नहीं आएगा तो अच्छे से सुनिएगा तभी लिख पाएंगे। सो नाउ व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल? ये वर्ड मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी यूज किया था, ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड, दे बोथ आर सेम। कोई ऐसा एनिमल जिस एनिमल के अंदर हमने कोई जीन डाल दिया, हमने उसके अंदर उसकी नॉर्मल से कुछ डिफरेंट जीन अगर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो नाउ इट बिकम ट्रांसजेनिक। फिर से बोलती हूँ, व्हाट इज ट्रांसजेनिक? एक ऐसा एनिमल whose DNA has been manipulated, whose DNA has been manipulated। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है? हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए। सो ऐसा जिसके अंदर हम चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दे एंड इट एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन। अब वो एक ऐसे जीन का एक्सप्रेशन दे रहा है जो उसमें था ही नहीं। तो अगर वो एक उसके डीएनए में हमने कुछ चेंज कर दिया, हमने उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जीन डाल दिया, अब वो उस एक्स्ट्रा जीन का भी एक्सप्रेशन देने लगे, तो ऐसे एनिमल को ट्रांसजेनिक कहते हैं। अब बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे जीन थेरेपी को और इसको मिक्स कर देते हैं। जीन थेरेपी में कहा था कि एक पर्सन था जिसके अंदर वो जीन नहीं था या फॉल्टी था, हमने करेक्ट जीन डाल दिया। बच्चे उसके अंदर, जैसे ह्यूमन है, हमने एडीए का एग्जाम्पल पढ़ा, जिसके अंदर डाला उसके अंदर एडीए होना चाहिए था, पर क्योंकि उसके अंदर एडीए नहीं था इसीलिए उसे बीमारी हो रही थी, तो हम उसके ट्रीटमेंट में एडीए डाल रहे थे। यहाँ उसके अंदर होना नहीं था। यहाँ पर आप पढ़ोगे एग्जाम्पल, गाय है, एक गाय के अंदर मैंने एक ह्यूमन का जीन डाल दिया, ये थोड़ी ना गाय में वो जीन होना चाहिए था, गाय में वो जीन नहीं होता, बट मैंने कुछ स्पेशल गाय बना दी उसको, मैंने उसमें एक अलग प्रोटीन बनाने वाली उसका एक जीन डाल दिया, ह्यूमन का जीन गाय के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब जो हमारी काव है वो एक ट्रांसजेनिक काव बन चुकी है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जब हम कोई एक्स्ट्रा जीन डालें। एक्स्ट्रा, ये वर्ड याद रखो, एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ये नहीं है कि उसका डिफेक्टेड है। वी आर एडिंग एन एक्स्ट्रा जीन and now an extra gene is getting expressed in the animal. This is called transgenic animal. तो ऐसे एनिमल्स, हम बहुत सारे ऐसे एनिमल बनाते हैं और बड़ा फायदा होता है हमें ऐसे एनिमल्स बनाने का। चलिए देखते हैं क्या कुछ बेनिफिट होता है। पहला मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। पेपर में क्वेश्चन बहुत आता है, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं और उसके जो भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो वी विल टॉक ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। हम कह रहे हैं कि हम कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज ऑब्टेन करना चाहते थे, हम एक बेनिफिशियल चीज ऑब्टेन करना चाहते थे, इसीलिए हमने किसी एनिमल के अंदर उसका जीन डाल दिया। ठीक है, मैं कहूँ आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ह्यूमन का एक जीन होता है, ह्यूमन का एक जीन है जिसका नाम है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन ये ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, ये मदर के अंदर प्रेजेंट है, मदर्स मिल्क में ये एक प्रोटीन ऐड कर रहा है, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। हमने क्या किया? हमने इस जीन को हमने काउ के अंदर इंसर्ट कर दिया, यानी ह्यूमन के जीन को गाय में डाल दिया, काउ में डाल दिया। अब काउ के अंदर भी अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जीन आ गया, तो काउ का मिल्क भी अब वो वाला प्रोटीन बनाएगा जो मदर का मिल्क बना रहा था। तो अब हमारी काउ का मिल्क इसमें रिच है। ये ऐसी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाई गई थी जिसका नाम था रोजी, उसको नाम दिया गया, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ नेम्ड रोजी। और रोजी की क्या खासियत है? दैट इट्स मिल्क इज रिच इन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन व्हिच इज अ ह्यूमन प्रोटीन। ठीक है, व्हिच इज फाउंड इन मदर्स मिल्क, नाउ इट इज आल्सो फाउंड इन दिस काउस मिल्क। तो अच्छी बात हो गई, बहुत सारे लोग जो है मदर्स मिल्क पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा बच्चों को, तो आराम से हम इस काउ का मिल्क उनको प्रोवाइड कर सकते हैं।
दैट इज बेनिफिशियल। ठीक है, और भी है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का एग्जांपल, जैसा अल्फा एंटीट्रिप्सिन। ये एक एंजाइम बनाया गया है और इसको बनाया गया टू ट्रीट, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। इट इज यूज टू ट्रीट एम्फीसीमा। एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सिमिलर अटेम्प्ट्स और अपनाए गए एक और बीमारी को ट्रीट करने के लिए, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज पढ़ी है ना आपने, न्यूरिया, ये बीमारी आपने चैप्टर 5th में पढ़ी थी। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए भी अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कोई ऐसी 2 डिसीज बताओ जिसके लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रिपेयर किए गए। सो 1 इज एम्फीसीमा एंड 1 इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। या फिर आपको कहे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के 2 एग्जांपल दो, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एक हो गया रोजी काउ विच प्रोड्यूस मिल्क रिच इन ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन, एंड दूसरा आपने कहा अल्फा एंटीट्रिप्सिन बनाया एम्फीसीमा को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया। यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या है, हमने एक डीएनए का छोटा सा टुकड़ा एक एनिमल में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिससे एनिमल में भी उस डीएनए से एक्सप्रेस होके कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है, यूजफुल प्रोडक्ट बन रहा है जो बाकियों के काम आएगा। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो ट्रांसजेनिक एनिमल की डेफिनेशन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये 2 चीजें आपको बता दी। मीटिंग इज ऑलमोस्ट ओवर, यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ अगेन विद द सेम लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना क्लियर है। ट्रांसजेनिक एनिमल, दोज एनिमल्स in which an extra gene, a foreign gene is introduced and now it will express that foreign gene also. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, एक जीन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है किसी एनिमल के अंदर, नाउ दैट एनिमल विल एक्सप्रेस इट एंड फॉर्म दैट प्रोडक्ट। एग्जांपल रोसी एंड एम्फीसीमा एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसीज। एनी डाउट? चलिए, तो और देखते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल हमें कहाँ काम आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट क्या है? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट का मतलब, मान लीजिए कोई जीन है, वो जीन क्या काम कर रहा है मुझे नहीं पता। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी पढ़ा कि अभी 50% जीन के फंक्शन पता है, 50% जीन के फंक्शन तो पता ही नहीं है। तो मैं देखना चाहती हूँ एक जीन है, वो जीन नॉर्मली क्या काम करता है। ठीक है, जीन्स कैसे रेगुलेट हो रहे हैं, कैसे वो बॉडी के और फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं मतलब एक जीन की पूरी स्टडी करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, जिस जीन की स्टडी करनी है उस जीन को एनिमल में डाल दी। अब मैंने एक एक्स्ट्रा जीन डाला ना एनिमल में, तो इसीलिए वो एनिमल ट्रांसजेनिक कहलाया। तो अब मैंने एक्स्ट्रा जीन उस एनिमल के अंदर डाल दिया। अब वो एनिमल क्या करेगा, अब वो एनिमल उस जीन के हिसाब से अपनी बॉडी में एक्सप्रेशन दिखाएगा। तो मैं देख पाऊंगी कि उस एनिमल में ये जीन डालने से कौन सा एक्सप्रेशन आ गया, वो कौन कौन से चेंजेस कर रहा है, उसकी कौन सी बॉडी के पार्ट्स इफेक्ट हो गए हैं। तो जो भी सारी चीजें हैं उस जीन के एक्सप्रेशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीजें मुझे क्लियर हो जाएगी इससे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, क्या किया, जिस जीन की स्टडी करनी है उस जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एनिमल में, एनिमल बन गया ट्रांसजेनिक। अब उस एनिमल में मैंने देखा कि हाउ इट इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड, हाउ इट इज गेटिंग regulated and how it is affecting the other functions also. So this is another benefit of making transgenic animal, that we can study the normal function performed by a gene. Okay, next, study of disease.